फिल्म की शुरुआत होती है एक डरावने माहौल से। कुछ गुस्साए गांव वाले मशालें लेकर एक पुराने किले का भारी दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों से गांव के कब्रिस्तान से लाशें रहस्यमय तरीके से गायब हो रही थीं और सबको शक था ये काम उसी पागल वैज्ञानिक डॉ फ्रैंकनस्टाइन का है जो इसी किले में अपने खतरनाक प्रयोग करता है। किले के अंदर अंधेरे में टिमटिमाती बिजली की रोशनी के बीच डॉक्टर अपने भयानक प्रयोग में जुटा था। अलग अलग मुर्दों के शरीर के हिस्सों को जोड़कर एक विशाल महामुर्दा तैयार कर रहा था और आखिरकार वो इसमें सफल भी हो जाता है। लेकिन जैसे ही बाहर भीड़ की गूंज किले की दीवारों से टकराती है, डॉक्टर घबरा उठता है। तभी अचानक परछाइयों के बीच से किले का असली मालिक काउंट ड्रैकुला सामने आता है। वही ड्रैकुला जिसने फ्रैंकनस्टाइन को यह प्रयोगशाला बनाने की इजाजत दी थी। डॉक्टर उससे विनती करता है, मुझे इन लोगों से बचा लो। लेकिन ड्रैकुला ठंडी मुस्कान के साथ कहता है, अब जब तुम्हारा प्रयोग सफल हो चुका है तो मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। डॉक्टर समझ जाता है अब वो खुद अपने ही बनाए राक्षस और उस खून के प्यासे ड्रैकुला के बीच फंस चुका है, क्योंकि ड्रैकुला उस महामुर्दे को अपने किसी शैतानी मकसद के लिए इस्तेमाल करने वाला था। भीड़ आखिरकार उस पुराने किले का भारी दरवाजा तोड़ने में कामयाब हो जाती है। अंदर अंधेरे कमरे में डॉक्टर फ्रैंकनस्टाइन अपने बनाए राक्षस फ्रैंकनस्टाइन के महामुर्दे को किसी भी शैतानी काम में इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर देता है। वो कहता है, मैंने ये रचना इंसानियत के लिए की थी, न कि तुम्हारे अंधे खेलों के लिए। ड्रैकुला के सामने डॉक्टर तलवार उठा लेता है और पूरी ताकत से उस पर वार करता है, लेकिन ड्रैकुला हंसते हुए उस तलवार के आर पार निकल जाता है और धीरे से कहता है, तुम भूल गए डॉक्टर, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। डर के मारे डॉक्टर अपने सहायक इगोर को पुकारता है, इगोर मेरी मदद करो। लेकिन तभी इगोर की चालाक मुस्कान सब कुछ कह देती है। वो शुरू से ही ड्रैकुला का वफादार था। कुछ ही पल में ड्रैकुला डॉक्टर को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर अपने दांत गड़ा देता है। डॉक्टर चीख भी नहीं पाता। उसकी जिंदगी एक पल में खत्म हो जाती है। लेकिन तभी जमीन कांपने लगती है। डॉक्टर की बनाई हुई रचना, वो महामुर्दा फ्रैंकनस्टाइन, जंजीरों को तोड़कर आजाद हो जाता है। अपने निर्माता को मरा देख वो गुस्से में ड्रैकुला पर टूट पड़ता है। उसे उठाकर सीधा जलती हुई फायरप्लेस में फेंक देता है। फ्रैंकनस्टाइन अपने निर्माता की लाश को सीने से लगाकर किले से बाहर निकल जाता है। गांव वाले उसे देख लेते हैं और डर और गुस्से में उसका पीछा करने लगते हैं। उधर किले के अंदर आग में जलता हुआ ड्रैकुला धीरे धीरे राख से बाहर निकलता है। उसके जख्म पल भर में भर जाते हैं और वह अपने असली पिशाच रूप में बदल जाता है। दूसरी तरफ फ्रैंकनस्टाइन डॉक्टर की लाश को लेकर एक पुरानी पवन चक्की में छिप जाता है। गांव वाले उस चक्की को आग लगा देते हैं। भीतर से धधकती लपटें उठती हैं और वो महान रचना वहीं जलकर राख हो जाती है। लेकिन तभी आसमान से कुछ छायाएं उतरती हैं। 4 पिशाच स्त्रियां गांव वालों पर झपट पड़ती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं और जब आग बुझती है तो उन पिशाच स्त्रियों का असली रूप सामने आता है। वो थीं ड्रैकुला की 3 पत्नियां जो अपने राक्षस फ्रैंकनस्टाइन की मौत पर शोक मना रही थीं। 1 साल बाद पेरिस की गलियों में हर जगह एक नाम के पोस्टर लगे हैं, वांटेड वैन हेल्सिंग, वही मशहूर दानव शिकारी। वैन हेल्सिंग एक दीवार पर लगा पोस्टर देख रहा होता है। तभी पीछे से एक औरत की चीख सुनाई देती है। वो तुरंत उस दिशा में दौड़ता है और वहां पहुंचकर देखता है एक औरत की लाश जमीन पर पड़ी है। उसकी नजर ऊपर जाती है जहां एक विशालकाय दानव दीवारों पर चढ़ता हुआ भाग रहा होता है। बिना वक्त गंवाए वैन हेल्सिंग अपनी कोट संभालता है और उस राक्षस के पीछे पीछे कूद पड़ता है। वो विशालकाय राक्षस कोई आम दानव नहीं था। उसका नाम था डॉक्टर हाइड। एक समय वो एक साधारण इंसान हुआ करता था, लेकिन अपनी पागल वैज्ञानिक सोच के चलते उसने खुद पर ही एक भयानक प्रयोग कर डाला और उसी दिन इंसान से राक्षस बनने की शुरुआत हुई। अब वही डॉक्टर हाइड पूरी पेरिस सिटी में तबाही मचा रहा था और उसे जिंदा पकड़ने का मिशन सौंपा गया था वैन हेल्सिंग को। लेकिन हेल्सिंग के अपने उसूल थे। वो मानता था कि ऐसे राक्षसों को पकड़ने से ज्यादा जरूरी है उन्हें खत्म करना, ताकि बुराई जड़ से मिट जाए। फिर भी वह कोशिश करता है और चिल्लाता है, डॉक्टर हाइड सरेंडर कर दो। लेकिन हाइड एक दहाड़ लगाते हुए बीच में ही बोलता है, मुझे पकड़ने आया है शिकारी तो आओ, मुझे रोक कर दिखाओ। अगले ही पल वो वैन हेल्सिंग पर हमला कर देता है। एक जोरदार मुक्के से उसे दीवार के पार फेंक देता है। वहीं से शुरू होती है एक तूफानी लड़ाई, छतों पर, दीवारों पर और टूटते शीशों के बीच। लड़ाई के बीच वैन हेल्सिंग अपने ब्लेड से डॉक्टर हाइड का हाथ काट देता है और जैसे ही हाथ गिरता है वो तुरंत अपने मानव रूप में लौट आता है। हाइड दर्द और गुस्से में चिल्लाता है और हेल्सिंग को पकड़कर छत से नीचे फेंक देता है। लेकिन हेल्सिंग भी कोई आम शिकारी नहीं था। हवा में लटकते हुए वो अपनी गन से हाइड के पेट में गोली मारता है, जिससे एक वायर फंस जाता है। हाइड उसे उसी वायर से खींचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है और वो जोरदार आवाज के साथ बिल्डिंग से नीचे गिरता है। गिरते वक्त
उसका राक्षसी रूप मिट जाता है और वो फिर से इंसान बन जाता है। नीचे खड़ी पुलिस यह देखकर हैरान रह जाती है और अब वैन हेल्सिंग पर मासूम इंसान को मारने का इल्जाम लग जाता है। कुछ समय बाद वैन हेल्सिंग पहुंचता है वेटिकन सिटी की उस गुप्त चर्च में, जहां से यह संगठन दुनिया के तमाम राक्षसों की खोज और नियंत्रण का काम करता है। पोप पहले से ही गुस्से में था, क्योंकि भले ही वैन हेल्सिंग हर मिशन को पूरा कर देता था, लेकिन उसके काम करने का तरीका इतना उग्र था कि आम लोगों को वह एक निर्दयी हत्यारा नजर आने लगा था। पोप कहता है, तुम बुराई को मिटाते जरूर हो हेल्सिंग, पर हर बार उसके साथ दुनिया का भरोसा भी जला देते हो। पोप से हमें ये भी पता चलता है कि वैन हेल्सिंग उन्हें पहली बार चर्च के गेट पर अधमरी हालत में मिला था। उसकी याददाश्त पूरी तरह मिट चुकी थी। चर्च ने उसे शरण दी और तब से वैन हेल्सिंग उनकी खातिर खतरनाक राक्षसों का शिकार करता आ रहा है। अब पोप उसे उसके अगले मिशन के बारे में बताता है, एक ऐसा मिशन जो अब तक के सभी मिशनों से कहीं ज्यादा खतरनाक है। पूरब की ओर रोमानिया में ट्रांसिल्वेनिया नाम की एक रहस्यमयी जगह है, जहां वैम्पायर्स ने दहशत का ऐसा साया फैला रखा है कि लोग रात होते ही अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। सदियों से वहां ड्रैकुला नाम के खूंखार वैम्पायर की हुकूमत चल रही है। कई साल पहले एक राजा था, वलेरियस द एल्डर। उसने भगवान से कसम खाई थी कि जब तक वो और उसका वंश ड्रैकुला का अंत नहीं कर देते, तब तक उन्हें शांति नहीं मिलेगी। लेकिन वो नाकाम रहा और ड्रैकुला आज भी जिंदा है। अब उस खानदान के बस 2 वारिस बचे हैं, प्रिंस वेल्कन और उसकी बहन प्रिंसेस अन्ना। अगर ये दोनों मारे गए तो उनके परिवार की अगली 9 पीढ़ियों को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी, क्योंकि उनका वंश मानवता की रक्षा के लिए लड़ता आ रहा है। पोप वैन हेल्सिंग को आदेश देता है कि वो ट्रांसिल्वेनिया जाए और इस आखिरी वलेरियस परिवार की रक्षा करे। फिर वह एक पुराना दस्तावेज दिखाता है, 400 साल पुराना, जो वलेरियस द एल्डर ने खुद चर्च में छोड़ा था। पोप कहता है कि उसे नहीं पता उस कागज में क्या राज छिपा है, पर यह किसी बड़े सुराग की ओर इशारा करता है। वैन हेल्सिंग की नजर जैसे ही उस कागज के अंत पर जाती है, वो चौंक जाता है। वहां बना निशान बिल्कुल वही है जो उसकी अपनी अंगूठी पर खुदा हुआ है। पोप मुस्कुराते हुए कहता है, शायद ट्रांसिल्वेनिया ही वो जगह है जहां तुम्हें अपनी खोई हुई जिंदगी के जवाब मिलेंगे। वैन हेल्सिंग। चर्च का नौजवान पादरी कार्ल, जो वैन हेल्सिंग का करीबी दोस्त भी है, उसे वैम्पायर्स से लड़ने के लिए कई खास हथियार देता है, चांदी की गोलियां, चांदी के तीर और पवित्र पानी, क्योंकि कार्ल के मुताबिक वैम्पायर जैसे शैतानों को सिर्फ चांदी से ही मारा जा सकता है। कार्ल बेहद बुद्धिमान और जिज्ञासु इंसान होता है, जिसे भूत, पिशाच और राक्षसों की दुनिया के बारे में गहरी जानकारी होती है। इसलिए वैन हेल्सिंग उसे अपने साथ ट्रांसिल्वेनिया ले जाने का फैसला करता है। उधर ट्रांसिल्वेनिया में प्रिंस वेल्कन और उसकी बहन प्रिंसेस अन्ना जंगल में एक खतरनाक वेयरवुल्फ, आदमखोर भेड़िया, को पकड़ने का जाल बिछा रहे होते हैं। वही वेयरवुल्फ जिसे ड्रैकुला ने खुद भेजा था। उनका प्लान काम कर जाता है और वे भेड़िए को एक लोहे के पिंजरे में बंद करने में कामयाब हो जाते हैं। लेकिन तभी एक गलती सब कुछ बदल देती है। वेल्कन की गन नीचे गिर जाती है, जिसमें चांदी की गोलियां भरी होती हैं। वही गोलियां जो उस राक्षस को खत्म कर सकती थीं। अन्ना गन तक पहुंचने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पिंजरा टूट जाता है और वो दानवी भेड़िया बाहर निकल आता है। अन्ना जान बचाने के लिए दौड़ती है, मगर रास्ते में एक गहरी खाई आ जाती है। अब उसके पास पीछे हटने की कोई जगह नहीं बचती। भेड़िया झपटने ही वाला होता है कि वेल्कन अपनी जान की बाजी लगाकर अपनी बहन को बचा लेता है। दोनों खाई में गिर जाते हैं और अन्ना की चीखें पूरे जंगल में गूंज उठती हैं। इधर वैन हेल्सिंग और कार्ल लंबी यात्रा तय कर आखिर ट्रांसिल्वेनिया पहुंचते हैं, लेकिन उनका स्वागत फूलों से नहीं, हथियारों से होता है। गांव वाले और अन्ना खुद उन्हें घेर लेते हैं। अन्ना सख्त लहजे में कहती है, यहाँ कोई अनजान हमारी धरती पर कदम नहीं रखता, अपने हथियार नीचे डालो। वैन हेल्सिंग शांत पर दृढ़ आवाज में जवाब देता है, मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ, तुम्हारा दुश्मन मेरा भी दुश्मन है। लेकिन अन्ना गुस्से में कहती है, हम वलेरियस हैं और हम कभी किसी अजनबी की मदद नहीं लेते। इतना कहकर वह मुड़ जाती है। उसे क्या पता था कि यही अजनबी जल्द ही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई में उसके साथ खड़ा होगा। अचानक आसमान में तेज गर्जना के साथ 3 परछाइयां उतरती हैं। ड्रैकुला की 3 बीवियां, उनके पंख रात के अंधेरे को चीरते हुए नीचे आते हैं। उनका मकसद साफ है, अन्ना को खत्म करना। लेकिन तभी वैन हेल्सिंग उनके रास्ते में आ जाता है। मरिश्का, जो सबसे निडर और खूंखार थी, वैन हेल्सिंग पर टूट पड़ती है, जबकि बाकी 2 बीवियां अन्ना के पीछे उड़ जाती हैं। चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है, घंटियों की आवाज, चीखें और उड़ते हुए वैम्पायरों की परछाइयां। वैन हेल्सिंग चांदी के तीरों से हमला करता है और आखिरकार मरिश्का को मार गिराता है। उसकी दर्दनाक चीख आसमान को हिला देती है। अपनी बहन के मारे जाने पर बाकी 2 वैम्पायर बीवियां गुस्से और शोक से कांप उठती हैं, लेकिन अन्ना को मारने की बजाय वे डर और गुस्से में वहां से उड़ जाती हैं। अन्ना हैरान और थकी हुई सांसों में वैन हेल्सिंग से कहती है, पिछले 100 सालों में किसी इंसान ने वैम्पायर को नहीं मारा, तुम पहले हो। इसी वक्त दूर ड्रैकुला के किले में
खुद ड्रैकुला अपनी कब्र से जाग उठता है। वो क्रोध में दहाड़ता है, अपनी बीवियों वेरोना और अलीरा पर चिल्लाता है कि उन्होंने अन्ना को क्यों नहीं मारा। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसे मरिश्का की मौत का जरा भी दुख नहीं होता। वो बस मुस्कुराता है और कहता है, बहुत जल्द इंसान और वैम्पायर के बीच का सबसे बड़ा युद्ध शुरू होने वाला है। उधर अन्ना वैन हेल्सिंग और कार्ल को अपने महल में लेकर आती है। वो बताती है कि ड्रैकुला कभी इसी किले में रहा करता था, लेकिन अब किसी को नहीं पता कि वो कहाँ छिपा है। वो दीवार पर टंगी एक पुरानी पेंटिंग की तरफ इशारा करती है। मेरे पिता घंटों इस तस्वीर को देखा करते थे, उम्मीद में कि शायद ड्रैकुला तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए। रात गहरी हो चुकी होती है। अन्ना महल में अकेली टहल रही होती है जब अचानक उसे किसी की मौजूदगी का एहसास होता है। वो पलटती है और उसके सामने उसका भाई प्रिंस वेल्कन खड़ा होता है। उसकी हालत अजीब होती है, मानो किसी दर्द से जूझ रहा हो। वो हड़बड़ी में कहता है, अन्ना, मुझे ड्रैकुला का राज पता चल गया है और उसके पास उसका इलाज भी है। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह सके, उसकी आंखें लाल पड़ जाती हैं, शरीर कांपने लगता है और वो धीरे धीरे एक भयानक वेयरवुल्फ में बदलने लगता है। अन्ना चीख पड़ती है। तभी वैन हेल्सिंग वहां पहुंचता है और तुरंत अपना हथियार निकालता है, मगर वेल्कन एक झटके में खिड़की तोड़कर रात के अंधेरे में गायब हो जाता है। वैन हेल्सिंग उसके पीछे दौड़ता है, लेकिन अन्ना उसे पकड़कर रोक लेती है। नहीं, वो मेरा भाई है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है और बाहर सिर्फ भेड़िए की दर्दनाक हुआ सुनाई देती है। अन्ना वैन हेल्सिंग से कहती है कि ड्रैकुला के पास उसके भाई का इलाज है और अगर वे जल्दी पहुंचे तो शायद उसे बचा सकते हैं। वैन हेल्सिंग पहले शक में पड़ जाता है, ड्रैकुला किसी को बचा सकता है, वो तो सिर्फ मौत लाता है। लेकिन अन्ना की आंखों में उम्मीद की चमक देखकर वो आखिरकार मान जाता है। दोनों निकल पड़ते हैं फ्रैंकेनस्टाइन के पुराने किले की ओर, वही किला जहाँ कभी डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन ने अपने भयानक प्रयोग से महामुर्दा फ्रैंकेनस्टाइन को जन्म दिया था। किले में घुसते ही वहाँ का माहौल डरावना और अजीब लगता है। दीवारों पर लटकते तार, हर जगह बिजली की गूंज और हवा में जलती मशीनों की गंध। वहीं अंदर ड्रैकुला के खूंखार सैनिक डॉक्टर फ्रैंकेनस्टाइन की पुरानी मशीन का इस्तेमाल किसी रहस्यमयी प्रयोग के लिए कर रहे होते हैं। अन्ना धीरे से बताती है, वेयरवुल्फ भेड़िए सिर्फ पूर्णिमा की रात को बाहर आते हैं। उस श्राप की ताकत उन्हें छिपे रहने नहीं देती। तभी किले के अंदर वेल्कन धीरे धीरे अपने मानव रूप में लौट आता है। वो डर और बेचैनी से भरा हुआ है। ड्रैकुला के सामने गिरकर कहता है, कृपया मेरी बहन को मत मारो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। ड्रैकुला मुस्कुराता है और उसे मशीन में डालने का इशारा करता है। वेल्कन डरते हुए देखता है कि मशीन के अंदर पहले से एक लाश पड़ी है और जब उसकी नजर उस लाश के गले में पड़े नेकलेस पर जाती है तो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। वो उसके अपने पिता की लाश थी। गुस्से और दर्द से भरकर वेल्कन ड्रैकुला पर झपट पड़ता है, लेकिन ड्रैकुला उसे एक झटके में रोक देता है क्योंकि वैम्पायर्स के पास वेयरवुल्फ को काबू करने की शक्ति होती है। ड्रैकुला ठंडी हंसी के साथ कहता है, तुम्हारा परिवार हमेशा मुझसे लड़ता रहा, अब तुम मेरी ताकत का हिस्सा बनोगे। मशीन चालू हो जाती है। बिजली की गड़गड़ाहट से पूरा किला कांपने लगता है। चारों ओर चिंगारियां और नीली बिजली फैल जाती हैं। इसी बीच वैन हेल्सिंग और अन्ना छिपते छिपाते किले के अंदर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें छत से लटकी हुई अजीब सी चीजें दिखती हैं। वो पास जाते हैं और देखकर दंग रह जाते हैं। वो ड्रैकुला की बीवियों के अंडे होते हैं, सैकड़ों की तादाद में, हर एक पारदर्शी खोल में हिलती हुई आकृतियां। अन्ना कांपती हुई आवाज में कहती है, ड्रैकुला पहले से मरा हुआ है, इसलिए उसके बच्चे हमेशा मरे हुए पैदा होते हैं। यही वजह है कि वो फ्रैंकेनस्टाइन की मशीन का इस्तेमाल कर रहा है ताकि अपने मरे हुए बच्चों को जिंदा कर सके। वैन हेल्सिंग घूर कर कहता है, अगर वो इसमें कामयाब हो गया तो ये दुनिया इंसानों के रहने लायक नहीं बचेगी। एकाएक उस विशाल मशीन से बिजली की लपटें निकलकर अंडों में समा जाती हैं। कुछ ही पलों में उन अंडों से सैकड़ों चमगादड़ जन्म लेने लगते हैं। अपने बच्चों को उड़ता देख ड्रैकुला और उसकी बीवियां खुशी से झूम उठती हैं। ड्रैकुला अपनी रानियों से कहता है, उन्हें खून पीना सिखाओ, लेकिन तभी अंधेरे में छिपा वैन हेल्सिंग एक एक करके उन बच्चों को खत्म करने लगता है। ये देख ड्रैकुला का चेहरा गुस्से से तमतमा उठता है। वैन हेल्सिंग वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक भारी दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे रोक रही हो। उधर एना देखती है कि वेल्कन मशीन से बंधा तड़प रहा है। दरअसल उन्हीं की शरीर की ऊर्जा से ये सारे बच्चे जिंदा हुए थे। ड्रैकुला के आदमी मशीन की पावर बढ़ाने का आदेश देते हैं क्योंकि वेल्कन की जान निकलने लगी थी। तभी ड्रैकुला की बीवियां और उसके नवजात बच्चे पूरे ट्रांसिल्वेनिया में मौत का तूफान मचा देते हैं। इसी बीच वैन हेल्सिंग अचानक ड्रैकुला के सामने आ खड़ा होता है और उसके दिल में चांदी का खंजर घोंप देता है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह कि ड्रैकुला मरता नहीं है क्योंकि वो कोई आम वैम्पायर नहीं था। ड्रैकुला मुस्कुराते हुए कहता है, काफी वक्त हो गया गैब्रियल। वैन हेल्सिंग ठिठक जाता है, ये नाम उसे कैसे पता?
वो सोचता है कि शायद ड्रैकुला कोई चाल चल रहा है, लेकिन फिर ड्रैकुला की अगली बात उसके दिल में तूफान मचा देती है। क्या तुझे नहीं पता तुझे वो पुराने युद्धों के डरावने सपने क्यों आते हैं? वैन हेल्सिंग हैरान होकर पूछता है। तुम मेरे बारे में क्या जानते हो? ड्रैकुला धीरे धीरे मुस्कुराता है और कहता है, क्योंकि गैब्रियल, हमारा अतीत एक ही है। उधर एना अपने भाई वेल्कन को बचाने के लिए मशीन की तरफ दौड़ती है। वो पूरी ताकत से उसे वहां से छुड़ाने की कोशिश करती है। उसकी कोशिशों से मशीन की प्रक्रिया बिगड़ जाती है और ड्रैकुला के बच्चों को जिंदा रखने वाला संतुलन टूटने लगता है। कुछ ही पलों में वो बच्चे एक एक कर मरने लगते हैं। दरअसल वेल्कन की ऊर्जा सिर्फ थोड़े समय तक ही उन राक्षसी बच्चों को जिंदा रख पाने में सक्षम थी। इसी बीच वैन हेल्सिंग फ्रैंकस्टाइन को बेहोश कर एक सुरक्षित जगह छिपा देता है और समय गंवाए बिना एना को छुड़ाने के लिए ड्रैकुला की शानदार पार्टी में पहुंचता है। वहां ड्रैकुला खुद एना के साथ नाच रहा होता है। महफिल में हर कोई उनकी ओर देख रहा था, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली तूफान अभी आने वाला है। वैन हेल्सिंग अपने साथी काल को ड्रैकुला का ध्यान भटकाने भेजता है और काल अपनी चाल में कामयाब हो जाता है। ड्रैकुला का ध्यान हटते ही वैन हेल्सिंग एना को वहां से खींच कर ले जाने लगता है, लेकिन तभी ड्रैकुला के नौकर फ्रैंकस्टाइन को पकड़कर महफिल में ले आते हैं। ड्रैकुला गुस्से में दहाड़ता है और अपने सभी वैम्पायर्स को आदेश देता है, मार दो उन्हें। उसी पल काल अपनी जेब से एक अजीब सी चीज निकालता है, एक ऐसा बम जो किसी भी रोशनी से ज्यादा तेज चमक सकता था। वो बम फटता है और पल भर में पूरी गुफा सूरज की तरह चमक उठती है। ड्रैकुला के सारे वैम्पायर्स जलकर राख हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर वैन हेल्सिंग, एना और काल नदी में कूद जाते हैं, अंधेरे में गायब हो जाते हैं, जबकि पीछे रह जाती है सिर्फ ड्रैकुला की गूंजती चीख। वन हेल्सिंग देखता है कि इगोर और ड्रैकुला के नौकर फ्रैंकस्टाइन को एक नाव में बैठाकर कहीं ले जा रहे हैं। वो तुरंत उनकी ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो नाव तक पहुंचने ही वाला होता है, एक भारी लोहे का दरवाजा जोर की आवाज के साथ उसके सामने गिरता है और उसके और फ्रैंकस्टाइन के बीच दीवार बन जाता है। फ्रैंकस्टाइन घबराया हुआ उसे देखता है और वैन हेल्सिंग चिल्लाकर वादा करता है, मैं तुम्हें वहां से जरूर आजाद कराऊंगा। कुछ देर बाद जब वो एना के महल में वापस पहुंचते हैं तो काल पहले से ही वहां उनका इंतजार कर रहा होता है। काल उन्हें बताता है कि उसने ड्रैकुला के बारे में कुछ हैरान कर देने वाली बातें पता लगाई हैं। वो कहता है, ड्रैकुला कोई साधारण वैम्पायर नहीं था, वो वेलेरियस द एल्डर का ही बेटा था। अब कहानी का असली सच सामने आने लगता है। ड्रैकुला की दास्तान शुरू होती है उसकी प्रेयसी की मौत से। अपनी प्रेमिका को जिंदा करने के लिए ड्रैकुला ने खुद शैतान से सौदा किया, लेकिन उसकी इस हरकत से भगवान क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने एक फरिश्ते को भेजा ताकि ड्रैकुला को मिटा सके। वो फरिश्ता ड्रैकुला को मार देता है, लेकिन मरने के बाद ड्रैकुला नर्क में जाकर शैतान से समझौता करता है। संधि में ये तय होता है कि वो इंसानों का खून पीकर हमेशा जीवित रहेगा और बदले में अंधकार का दूत बनेगा। जब उसके पिता वेलेरियस द एल्डर को ये सब पता चलता है तो उन्होंने भगवान से प्रतिज्ञा की, जब तक ड्रैकुला जिंदा है मैं और मेरा परिवार चैन से नहीं सोएंगे। मैं उसके नामो निशान मिटा दूंगा। लेकिन जब वो वक्त आया तो वो अपने ही बेटे को मार नहीं पाया, इसलिए उसने ड्रैकुला को एक बर्फीले किले में बंद कर दिया, इतना ऊंचा और मजबूत कि वहां से कोई भाग नहीं सकता था। लेकिन ड्रैकुला फिर से शैतान से मदद मांगता है और इस बार शैतान उसे उसका सबसे डरावना वरदान देता है, चमगादड़ का रूप। अब वो उड़ सकता था और उसी रूप में उसने उस बर्फीले कैद खाने से भाग निकलने में कामयाबी पाई। वेलेरियस द एल्डर अपने बेटे को मार नहीं पाया, लेकिन उसने आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ सुराग छोड़ दिए, ऐसे सुराग जिनकी मदद से कोई ड्रैकुला को सदा के लिए मिटा सके। पर असली समस्या ये थी, किसी को ये नहीं पता था कि वो बर्फीला किला आखिर कहाँ है। वो रहस्य अब भी अंधेरे में दफन था और उसे खोजने की जिम्मेदारी अब वैन हेल्सिंग पर थी। तभी एना अनजाने में एक बात कह देती है। वो बताती है कि उसके पिता घंटों एक पुरानी दीवार को तोड़ने की कोशिश करते रहते थे, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें उस बर्फीले किले तक पहुंचने का कोई सुराग मिल जाए। ये सुनते ही वैन हेल्सिंग के चेहरे पर जैसे बिजली सी कौंध जाती है। वो तुरंत कहता है, हो सकता है वो दीवार ही उस किले का छिपा हुआ दरवाजा हो जिसे तुम्हारे पूर्वज कभी खोल नहीं पाए। वो दीवार के पास जाता है। दीवार पर लैटिन भाषा में कुछ अजीब से शब्द खुदे हुए थे। काल उसे पढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ हिस्से मिट चुके थे, जिससे पूरा संदेश अधूरा रह जाता है। तभी वैन हेल्सिंग को याद आता है वो कागज का छोटा सा टुकड़ा जो उसे पोप ने दिया था। वो उसे निकालकर दीवार पर लगाता है और काल को दोबारा पढ़ने के लिए कहता है। काल शब्द पढ़ता है, ईश्वर के नाम पर द्वार खोला जाए। जैसे ही वैन हेल्सिंग ये शब्द दोहराता है, पूरी दीवार में हलचल होने लगती है। वो दीवार एक चमकदार आईने में बदल जाती है। वैन हेल्सिंग झिझकते हुए उसे छूता है और अचानक उसका हाथ उस पार चला जाता है। उसे एहसास होता है ये कोई आईना नहीं बल्कि एक गुप्त द्वार है। तीनों, वैन हेल्सिंग, एना और काल, एक एक कर उस पार चले जाते हैं और सामने खुलता है ड्रैकुला का भव्य लेकिन भयावह किला। किले की दीवारें आसमान को छूती हैं
और उनके चारों ओर ठंडी हवाएं गूंज रही होती हैं। वैन हेल्सिंग अपने भेड़िए वाली शक्ति का उपयोग कर एना और काल को लेकर अंदर पहुंचता है। किले के भीतर पहुंचते ही उनकी नजर एक और पर पड़ती है, इगोर। उसे देखकर वो घबरा जाता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन वैन हेल्सिंग बिजली की रफ्तार से उसे पकड़ लेता है। तभी गूंजती है एक दर्द भरी चीख, फ्रैंकस्टाइन की। वो देखते हैं कि फ्रैंकस्टाइन एक बर्फीली चट्टान से जकड़ा हुआ है और ड्रैकुला के सेवक उसे किसी प्रयोग के लिए कहीं ले जा रहे हैं। वो वैन हेल्सिंग से चिल्लाकर कहता है, ड्रैकुला के पास आदमखोर भेड़िए के श्राप से मुक्ति का इलाज है। वैन हेल्सिंग यह सुनकर सोच में पड़ जाता है, अगर ड्रैकुला उस इलाज का इस्तेमाल खुद नहीं करता तो फिर उसे अपने पास रखने की जरूरत ही क्या है। तभी काल कहता है, शायद यही राज्य है, शायद सिर्फ आदमखोर भेड़िया ही ड्रैकुला को मार सकता है। वही उस पेंटिंग का मतलब था। वो आगे कहता है, अब तक किसी भेड़िए की हिम्मत नहीं हुई कि वो पलटकर ड्रैकुला पर हमला करे, लेकिन अगर ऐसा कभी हुआ तो काटने से पहले ड्रैकुला खुद को बचाने के लिए उस इलाज का इस्तेमाल करेगा, ताकि वो मरने से पहले भेड़िए को फिर इंसान बना सके। काल की बात सुनकर वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि यही आखिरी रास्ता है। काल उसे एक योजना बताता है, जब तुम भेड़िया बनो तो ड्रैकुला को खत्म कर देना, तब तक मैं और एना उस इलाज को ढूंढ लेंगे ताकि तुम खुद पर काबू खोने से पहले फिर से इंसान बन सको। वातावरण में सन्नाटा छा जाता है। तीनों जानते हैं अब जो होने वाला है वो या तो दुनिया को ड्रैकुला से आजाद करेगा या फिर सब कुछ खत्म कर देगा। तरकीब के मुताबिक वैन हेल्सिंग अकेला ड्रैकुला को ढूंढने निकल पड़ता है, जबकि एना और काल इगोर को अपने साथ लेकर उस रहस्यमयी इलाज की तलाश में आगे बढ़ते हैं। उधर ड्रैकुला और उसके सेवक अपने बच्चों को जिंदा करने की भयानक प्रक्रिया शुरू कर चुके थे। किले के भीतर बिजली, धुआं और अजीब सी चमक चारों ओर फैली हुई थी। हवा में मौत की गंध थी। इगोर एना और काल को एक कमरे में ले जाता है और उन्हें एक शीशे का इंजेक्शन दिखाता है, जिसके अंदर वही इलाज था, वो सीरम जो आदमखोर भेड़िए को इंसान बना सकता था। एना उसके करीब जाने लगती है, लेकिन तभी इगोर चाल चलता है। वो दोनों को उसी कमरे में बंद कर बाहर निकल जाता है। अब वो इंजेक्शन एक कांच के बर्तन में रखा था, जो एक अजीब खतरनाक द्रव में डूबा हुआ था। अचानक पीछे से कदमों की आहट सुनाई देती है। वो थी अलीरा, ड्रैकुला की खूंखार पत्नी। वो एना पर हमला करने के लिए झपटती है, लेकिन एना तेजी से उस कांच के बर्तन को उसकी ओर धकेल देती है। बर्तन फूटता है, कुछ छींटे अलीरा के चेहरे पर पड़ते हैं और वो दर्द से चीख उठती है। उसका चेहरा गलने लगता है, क्योंकि उस द्रव में कोई इलाज नहीं बल्कि तेजाब था। एना तुरंत उसी तेजाब से लोहे के दरवाजे को गलाने लगती है। धातु पिघलने की आवाज गूंजती है और जैसे ही दरवाजा खुलता है, काल भाग निकलता है, लेकिन अलीरा एना को पकड़ लेती है। दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई छिड़ जाती है। दूसरी ओर वैन हेल्सिंग फ्रैंकस्टाइन को ढूंढ निकालता है। वो उसे आजाद कराने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उस विशाल मशीन से बिजली की एक भयंकर लहर गिरती है, जो सीधे फ्रैंकस्टाइन पर पड़ती है। उस बिजली की ताकत से पूरा किला कांप उठता है और ड्रैकुला के बच्चों के अंडे चमकने लगते हैं। वैन हेल्सिंग समझ जाता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो फिर से फ्रैंकस्टाइन को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन ड्रैकुला खुद सामने आ जाता है। उसकी लाल आंखें गुस्से से जल रही थीं। वो वैन हेल्सिंग पर टूट पड़ता है। इसी बीच फ्रैंकस्टाइन को एक और बिजली का झटका लगता है और उसी के साथ ड्रैकुला के बच्चे अपने अंडों से बाहर निकलने लगते हैं। इस बार वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर थे, क्योंकि वो फ्रैंकस्टाइन की ऊर्जा से जन्मे थे और इसलिए अमर। फ्रैंकस्टाइन अपनी पूरी ताकत लगाकर उन लोहे के बंधनों को तोड़ता है। जंजीरें टूटती हैं और वो नीचे गिर जाता है। वो देखता है इगोर नीचे खाई के किनारे काल की जान लेने वाला होता है। फ्रैंकस्टाइन गरजता है और उसकी तरफ झपटता है। दोनों के बीच टकराव होता है और अंत में इगोर संतुलन खोकर चिल्लाता हुआ नीचे खाई में गिर जाता है। उसकी चीखें बर्फीले अंधेरे में गुम हो जाती हैं। उधर ऊपर ड्रैकुला और वैन हेल्सिंग की अंतिम भिड़ंत शुरू हो चुकी थी। दूसरी ओर एना और एलिरा के बीच जबरदस्त लड़ाई हो रही थी। एलिरा एना पर हावी थी। तभी काल फ्रैंकेस्टाइन वायर ढीला करता है और वो सीधे उस कमरे में जा गिरता है जहां दोनों लड़ रही थी। फ्रैंकेस्टाइन एलिरा को रोकता है और एना को भागने को कहता है। एना वायर पकड़कर निकलती है। काल उसकी तरफ इंजेक्शन फेंकता है, जिसे वो तुरंत पकड़ लेती है, लेकिन तभी एलिरा पीछे से उस पर वार करती है। इधर रात के 12 बजते ही वैन हेल्सिंग पूरी तरह भेड़िया बन चुका होता है। अब उसकी और ड्रैकुला की भयंकर लड़ाई शुरू होती है। कभी ड्रैकुला हावी होता है तो कभी वैन हेल्सिंग। वहीं एना एलिरा को मार देती है और जैसे ही वैन हेल्सिंग ड्रैकुला पर भारी पड़ने लगता है, तभी चांद बादलों के पीछे छिप जाता है। चांद जैसे ही बादलों के पीछे छिपता है, वैन हेल्सिंग कुछ पल के लिए खुद पर काबू खो देता है। ड्रैकुला इस मौके का फायदा उठाता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन अगले ही पल चांद दोबारा निकल आता है और वैन हेल्सिंग पूरी ताकत से ड्रैकुला पर टूट पड़ता है। दोनों के बीच आखिरी भयानक टक्कर होती है और आखिरकार वैन हेल्सिंग ड्रैकुला को मार देता है। ड्रैकुला के मरते ही उसके सारे बच्चे भी खत्म हो जाते हैं, लेकिन अब वैन हेल्सिंग पूरी तरह भेड़िया बन चुका होता है। एना दौड़कर उसके पास आती है, पर वो खुद को रोक नहीं पाता और गलती से एना को मार देता है। सुबह होती है, वैन हेल्सिंग इंसानी रूप में लौट आता है
और देखता है कि एना अब नहीं रही। वो उसे अपने हाथों से अंतिम संस्कार देता है। आसमान में उगता सूरज और शांति का माहौल बताता है कि ड्रैकुला का आतंक आखिरकार खत्म हो चुका है।